हेलो स्टूडेंट, आप सब लोगों को मोस्ट वेलकम। आज से हम आप लोगों को इंटीग्रेशन पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, जैसे हिंदी में समाकलन कहते हैं। इसे हम सरल तरीके से आप लोगों को समझाएंगे, इसे आप लोग ध्यानपूर्वक समझें, ठीक है। और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है पहले हम वो बता रहे हैं और उसके बाद सवाल लेके चल रहे हैं जो बेस्ड एनसीईआरटी होगा, ठीक। ध्यानपूर्वक समझें। तो पहले देखिए स्टूडेंट, इसके समाकलन की जो परिभाषा है और उसका नोटेशन है, ये सब सारी बातें हम आपको बताएंगे। समाकलन इंटीग्रेशन है ना, तो इंटीग्रेशन जो संकेत है, चिन्ह है, ये इस प्रकार का लिख देते हैं ऐसा। और जिस फंक्शन का समाकलन करना हो तो यहाँ लिख देते हैं ये फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है। इस फंक्शन एफ एक्स का समाकलन कर रहे हैं और यहाँ डी एस लिख देते हैं। ये डी एस बता रहा है कि एक्स के सापेक्ष, डी तो डिफ्रेंसिएशन से रिलेटेड है, एक्स माने एक्स के सापेक्ष ये फंक्शन का समाकलन हो रहा है, इसको कहते हैं। अब इसने तो नोटेशन बता दिया। अब इसकी डिफिनीशन क्या है, जैसे फलन यहाँ पे क्या है, फंक्शन जिसे कहते हैं एफ एक्स है, एफ एक्स का समाकलन यानी किसी फंक्शन का समाकलन यानी इंटीग्रेशन, वह वैल्यू होता है, माने वहाँ यहाँ पर जो रखने जा रहे हैं वह मान होगा जिसका डिफरेंशियल करें तो दिए गए फलन के इक्वल आ जाए, यानी बराबर आ जाए। ये मेन इसकी डिफिनीशन है। माने किसी फंक्शन ये है, इसका समाकलन वह मान यहाँ पर जो रखे वो मानित होगा, मान कहें या वैल्यू कहें ना, वह मान होता है या वह फंक्शन होता है, वह वैल्यू होती है जिसका माने जो यहाँ रख रहे हैं इसके बराबर जो रखेंगे उसका अगर डिफरेंशियल करें, क्या करें, डिफरेंशियल, जिसको हिंदी में अवकलन कहते हैं, वो अवकलन करें तो दिए गए फलन के माने इंटीग्रेशन में जो फलन दिया गया है अगर उसके बराबर आ जाता है तो वही जो मान यहाँ आएगा इस फंक्शन का समाकलन कहलाएगा, इंटीग्रेशन कहलाएगा। और इंटीग्रेशन जो होता है अवकलन का डिफरेंशियल का उल्टा होता है। अवकलन और समाकलन एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, ठीक है, जिसको कहते हैं प्रति अवकलज भी कहते हैं। प्रति अवकलज का माने अवकलज का उल्टा, प्रति माने उल्टा हो गया, यानी जो समाकलन होता है वो अवकलज का अपोजिट होता है, ठीक है स्टूडेंट, ये भी ध्यान रखिए। तो यहाँ पर मान लिया जाए इसका फंक्शन, ये फंक्शन है जिसका समाकलन मान लिया हम कैपिटल एफ लिख देते हैं, कैपिटल एफ लिख दिया, मतलब कि अगर हम इसका डिफरेंशियल करते हैं इस फंक्शन का तो इसके बराबर आ जाता है। और इसमें ध्यान दीजिए इसमें एक कांस्टेंट सी लगाना पड़ता है। ऐसा सी तो वैसे भी जानिए आप, कांस्टेंट है जानते हैं अचर। और अवकलन में आप पढ़े हैं 11th में पढ़े हैं थोड़ा बहुत अवकलन डिफरेंशिएशन, कि किसी कांस्टेंट फंक्शन का अवकलन करते हैं तो उसका वैल्यू 0 होती है, तो सी जो है इसका मान 0 से होता है। तो अगर ये पूरा फंक्शन मान लें, हमने कहा कि इसका इस फलन का समाकलन वह मान होता है जिसका अवकलन करें, अगर इसका हम अवकलन करें तो अवकलन करें, इसका अवकलन करेंगे तो कोई फंक्शन है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, और जब सी तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का वैसे भी 0 होता है, इसलिए इसके बराबर आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये तो आपने डिफिनीशन सिखाया आपको कि किसी फलन का समाकलन, आप इसको ठीक से लिख लें, ठीक से समझ लें, किसी फंक्शन का समाकलन माने इंटीग्रेशन वह वैल्यू या वह मान होता है जिसका अगर अवकलन किया जाए माने डिफरेंशियल किया जाए तो दिए गए फलन के बराबर आ जाए, तो वह मान ही दिए गए फलन का समाकलन कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट। अभी इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, आप फेयर में उतार लें, वीडियो को रोक करके ठीक से समझ लें। तो ये तो समाकलन की परिभाषा बताया मैंने, और ये बताया कि समाकलन जो है अवकलन का उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है, रेसिप्रोकल होता है, इसीलिए समाकलन को प्रति अवकलज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रति अवकलज। इसे हम प्रति अवकलज या अवकलन या प्रति अवकलज कहते हैं। इंग्लिश में एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव भी कह देते हैं। माने डेरिवेटिव माने अवकलन, एंटी माने विपरीत, है ना, अवकलन का विपरीत भी समाकलन कहते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब स्टूडेंट समाकलन बताना है तो उसके पहले अवकलन जानना जरूरी है। तो हम अवकलन की कुछ बातें आपको बता दें, वैसे आप कक्षा 11 में पढ़े हैं तो वैसे हम थोड़ा इसको थोड़ा बताए जाते हैं, अवकलन को भी यहाँ बगल में लिखते चलेंगे, इधर समाकलन बताएंगे। जैसे स्टूडेंट अवकलन आप बताइए सर, डी वाई डी एक्स एक्स टू पावर एन का, ठीक है। तो एक्स वेरिएबल है, एन उसमें कांस्टेंट है, तो इसका अवकलन क्या होता है, जो पावर होता है वो गुणांक में हो जाता है और जितना पावर रहता है उससे कम हो जाता है, ठीक है। ये जो है अवकलन की परिभाषा हुई, एक्स टू पावर एन का एन है, एक्स टू पावर एन माइनस 1, ये अवकलन है जो कि कक्षा 11 में पढ़े हैं, फिर भी थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, लेकिन स्टूडेंट आपको जानना जरूरी है, इसको सब चीज़ सीखिए ठीक से। फिर इसी प्रकार से ये तो कोई उदाहरण ले सकते, जैसे एक्स में कुछ भी लिख दिया, एन में 5 7 कुछ भी लिख दिया, वो पहले हो जाएगा, जितना पावर है उससे कम हो जाएगा।
इस वजह से मान लीजिए मैं दे दूँ उदाहरण भी, जैसे डी बाई डी एक्स एक्स टू पावर -7 है, इसका अवकलन है, या अवकलन निशानी है एक्स के सापेक्ष, जो यहाँ लिखा रहेगा वही सापेक्ष, टी लिखा होता तो टी के सापेक्ष, थीटा हो तो थीटा के सापेक्ष, यस लिखा हो तो यस के सापेक्ष, यू लिखा तो यू के सापेक्ष, यहाँ पर यक्स लिखा है तो इस फंक्शन का यक्स के सापेक्ष में अवकलन करना है। तो जो पावर है वो पहले होगा तो -7 पहले हो जाएगा, और जितना पावर रहेगा उससे कम तो -7 है, उसमें माइनस से घटाओगे तो -7 और -1 मिलकर कितना हो जाएगा, -8 ना हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, -6 नहीं कह सकते क्योंकि माइनस माइनस है, ये हो गया अवकलन। इस प्रकार से अवकलन है। और ले लीजिए जैसे कि मान लिया डी बाई डी एक्स कोई कांस्टेंट है सी है, इसका अवकलन हमेशा 0 होता है। ठीक, इसको समझ लीजिए ठीक से। मैं इसके पहले वाले वीडियो में अगर देखिए तो डिफरेंशियल को मैं बेसिक से सिखाया भी हूँ, उसमें आप देख सकते हैं सारी बातें। फिर स्टूडेंट डी बाई डी एक्स ई टू पावर एक्स का आप जानते हो वही होता है, ई टू पावर एक्स है ना। ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का है। अच्छा, डी बाई डी एक्स ए टू पावर अगर एक्स है, ये होता है ए टू पावर एक्स इंटू log ई बेस पर ए होता है। फिर इसके बाद देखिए डी बाई डी एक्स अगर log ई बेस पर एक्स है तो इसकी स्टूडेंट 1/x होता है। ठीक है, एक और जान लीजिए डी बाई डी एक्स अगर log ए बेस पर एक्स है स्टूडेंट, ई और ए में फर्क है, ध्यान दीजिएगा। ए कोई का जैसे 2 है 3 है 4 इस प्रकार एक स्थान में हो सकता है, इसका अवकलन 1/x इंटू log ए अपने स्थान पर रहेगा, और जहाँ x है वहाँ ई हो जाता है। वेरिएबल स्थान में जो चरघातांकी ई होता है वो हो जाता है। इस प्रकार से ये ट्रिग्नोमेट्रिकल माने ये जो एल्जेब्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, लॉगरिथम फंक्शन है, इसका मैं सब आप लोगों को डिफरेंशियल बता दिया हूँ। ठीक है, और आप किताब से देख सकते हैं। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का भी बताऊंगा, पहले थोड़ा समाकलन पर चलूँ तब इसके बाद आगे बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, दोनों चलता चलूँ जिससे बन जाए आप लोगों को। तो ये मैं सिखा चुका कि भाई अवकलन जो होता है वो समाकलन का उल्टा, या समाकलन जो होता है अवकलन का उल्टा होता है, प्रति अवकलज होता है। अब ये इंटीग्रेशन का नोटेशन बता दिया, इसकी परिभाषा बता दिया कि इसका जो है समाकलन ऐसा मान रखेंगे यहाँ पर जिसका अवकलन करें, या आपको सोचना होगा कि कौन सा फंक्शन इसके बराबर रख दें जिसका हम अवकलन करें तो दिए गए फलन के बराबर आ जाए। ये मूल शर्त है, तब समाकलन आपसे आएगा। ठीक है, तो ये प्रकार से हो गया। अब स्टूडेंट अब मैं इसमें आपको क्वेश्चन लेके चलूँ तो ठीक रहेगा। तब देखिए एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन देखा है, देखिए जैसे ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी इसमें दिया है, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का भी आप देख लें पहले। चलिए मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का भी पहले बता देता हूँ। डी बाई डी एक्स साइन एक्स का अवकलन, ये ध्यान दीजिए, इसका अवकलन जो होता है कास एक्स होता है। देखिए डी बाई डी एक्स कास एक्स का अवकलन माइनस साइन होता है, ध्यान दीजिए। अब ये सब कहाँ से आया, ये प्रथम सिद्धांत से है, फर्स्ट प्रिंसिपल से भी डिफरेंशियल किया गया है, बताया गया है। और ये पहले वीडियो में मेरे देखो तो उसमें सारे चीज़ फर्स्ट प्रिंसिपल से मैं सिखाया हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद देखो डी बाई डी एक्स टाइन एक्स का, देखिए टाइन एक्स का होता है स्टूडेंट सेक स्क्वायर एक्स। फिर डी बाई डी एक्स काट एक्स का, देखिए काट का होता है माइनस कासेक स्क्वायर एक्स अवकलन। फिर डी बाई डी एक्स सेक हो गया, साइन का उल्टा कॉसेक ले लीजिए, कासेक का ले लीजिए, इसका होता है माइनस कासेक एक्स इंटू काट एक्स। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, माइनस कासेक एक्स इंटू काट एक्स होता है। फिर डी बाई डी एक्स सेक एक्स का है, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टाइन एक्स। इतना स्टूडेंट आप लोग और थोड़ा समझ लें, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का छेटो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो है। और बाकी जो भी और होता जाएगा मैं बताता चलूँगा। स्टूडेंट थोड़ा सा अब याद करें, तरीका बता दूँ। जैसे कुछ में देखो माइनस लग गया है तो थोड़ा ट्रिक इसकी है स्टूडेंट, जिसमें सी से शुरू होगा। जैसे जो सी ना कॉस है वो निगेटिव जाएगा, कॉस का माइनस साइन तो आपको याद कर रखना पड़ेगा, कहाँ से आया वो भी मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। तो इसका माइनस क्यों हुआ है, देखो सी जितने भी निगेटिव सी वाले रहेंगे सबका निगेटिव। यहाँ देखो निगेटिव, फिर देखो कॉस्ट है वहाँ भी निगेटिव, फिर देखो कॉसेक है वहाँ भी निगेटिव। तो ऐसे याद रखेंगे तो आपको भूलने नहीं पाएगा साइन का, है ना। तो इस प्रकार से 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन मैं बता दिया। अब सवाल पर चलता हूँ, इंटीग्रेशन के सवाल पर। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन 2x dx। ठीक है, इसका मतलब हुआ साइन 2 एक फंक्शन है, उसका x के सापेक्ष में समाकलन करना है। अब इसको आप ध्यान से समझें। तो स्टूडेंट ध्यान दें, जैसे कि ऐसा कौन सा फलन यहाँ रख दिया जाए जिसका डिफरेंशियल करें तो इसके बराबर आ जाए। तो स्टूडेंट ध्यान दो, साइन का डिफरेंशियल आप जानते हो कास होता है। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा समझ लीजिए, मैं बता रहा हूँ फिर इसका पूरा इत्मीनान से बताऊँगा। कास लिख दें, जो कि 2 है, एक्स ना हो, एक्स के अलावा यहाँ 2 भी लिखा तो 2x पूरा लिखेंगे, ये लिख दिया मान लीजिए। ठीक है, तो
तो अगर ये ध्यान दीजिए, अगर इसने आप लिख दिए क्या इसका अवकलन करोगे तो इसके बराबर आ जाएगा। अब काश 2x का अवकलन ध्यान दो, काश का देखो मैं बताऊं सी वाले का माइनस हो जाता है, ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ तो माइनस नहीं है, तो यहाँ नहीं जब माइनस तो क्या करोगे, इसमें माइनस और लगा लो, जिससे कि अब इसका डिफरेंशियल करो तो ऋण इसमें आएगा और ऋण ये मिल जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब इसमें ध्यान दो, ये 2x भी है, 2x का मतलब कि ये हुआ कि cos 2x का जैसे sin 2x cos 2x हो गया, और 2x का फिर से करते हैं ना, जो x के अलावा जो भी उसके साथ और लगा रहता है उसको पुनः करके डिफरेंशियल में बगल में उसके गुणांक के स्थान में रख दिया जाता है। ये सब कैसे हुआ, इसको पुट करके भी लगा सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये 2x का फिर से जब करोगे तो 2x में 2 बाहर हो जाएगा और x का 1 हो जाता है, तो इसका 2 और आ जाएगा डिफरेंशियल में, लेकिन ये समाकलन है, यहाँ समाकलन किया जाएगा है, तो जो 2 और आएगा वो हटाने के लिए वो 2 से डिवाइड कर देंगे, इतना कर देंगे, ये ध्यान दें। अब आप इसका अवकलन करिए तो देखिए इसके बराबर आ जाएगा। अच्छा, और इसके साथ सी तो कांस्टेंट हर बार आपको जोड़ना है, क्योंकि भाई अवकलन करेंगे उसका कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0 होता है, तो कोई मतलब नहीं होता। ये क्यों जोड़ते हैं कांस्टेंट, ध्यान दीजिए, इसका तरीका ये स्टूडेंट समझने का कि जो समाकलन होता है एक इंटरवल में होता है, एक अंतराल में होता है, जबकि अवकलन किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पर होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये किसी अंतराल में हो तो समाकलन कई हो सकते हैं, किसी एक फंक्शन का समाकलन आचार को बदल करके कई बन सकते हैं, आचार को बदलते जाइए, C1 C2 C3 कुछ करते जाइए, समाकलन का मान बदलता जाएगा। इसलिए समाकलन एक निश्चित नहीं होकर के एक अंतराल में होता है, इसलिए इसमें सी हर बार लगता हुआ। इसलिए देखो इंटीग्रेशन, यहाँ लोअर लिमिट यहाँ अपर लिमिट भी पढ़ोगे तो दो मान नहीं हो जाएगा, नीचे अपर लिमिट, इस प्रकार से मान चलिए कि सी कांस्टेंट यहाँ लगा करता है। ये अंतराल में होता है, ये अद्वितीय नहीं होता, जबकि डिफरेंशियल एक अद्वितीय होता है, यूनिक्यू मान इफ एंड ओनली इफ होता है डिफरेंशिएशन, जबकि समाकलन यूनिक्यू नहीं होता है, ये कई मान भी रख सकता है कांस्टेंट को लेकर के, ये ध्यान दीजिए। अब जैसे मैंने लिख दिया, इसको पहले 1-2 समझा दूं ठीक से, फिर इस पर लेके अब चल रहा हूँ, ठीक है। तो इसका जैसे मैंने यहाँ लिख दिया तो आप समझिए माइनस लगाया, cos 2x/2 क्यों कर दिया। अब इसको ध्यान दे, कहने के मतलब समाकलन में अगर समाकलन करना है तो डिफरेंशियल में जो चीज़ गुणांक के स्थान में आना चाहिए, कोफिशिएंट के स्थान में, वो समाकलन में बटे में हो जाएगा, वो कांस्टेंट संख्या डिवाइड में चला जाएगा, इतना ध्यान रखिए। क्यों, क्योंकि उसको उल्टा होता है। अब चलिए इसका डिफरेंशियल करिए जरा, अवकलन करिए, तो माइनस से कोई मतलब नहीं, 1/2 से कोई मतलब नहीं, cos 2 डिफरेंस बोलिए, cos c माइनस होता है, माइनस sin 2x होगा ना, इधर ध्यान दीजिएगा। और मैं बताया 2x में x के अलावा जो और रहेगा उसका डिफरेंस पुनः करेंगे तो यहाँ 2 और हो जाएगा, x का तो 1 हो जाता है, आप जानते हो x का अगर स्पेस निकाल सकते हो, पढ़े भी हो, x का 1 होता है डिफरेंशिएशन, और c का 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस माइनस काट के प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट बताइए, sin 2x, वो देखिए sin 2 से आ गया। ठीक, कहने का मतलब किसी फंक्शन का समाकलन वह मान या वह फलन, वह वैल्यू होता है जिसका अवकलन किया जाए तो दिए गए फलन के बराबर आ जाए, तो वही उसका समाकलन होगा। ये बात को आप ध्यान में रखेंगे तो समाकलन पूरे ढंग से समझ में आ जाएगा, कहीं गलती नहीं हो पाएगी। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। एक तो मैं ये तरीका बता दिया, इसी को स्टूडेंट मैं पुट करके बता दूं, जैसे x के अलावा जो भी स्क्वायर में हो, क्यूब में हो या गुणांक में और कुछ हो, तो उसको कैसे सब हुआ है, ये मतलब ये, या तो मैं बाई चेन रूल से बताया समझा करके, इसको पुट रूल कह देंगे, मान करके इसको आप कैसे निकालेंगे वो भी एक दो देख लो। तो यहाँ करते कि इसको मान लेते हैं, लेट t = 2x। ठीक, तो यही मान जो x के अलावा जो पूरा रहता है समय वही माना जाता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब इसका डिफरेंशियल आप कर लीजिए तो क्या होगा, dt/dx, x के सापेक्ष में 2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, पढ़े हो है ना। मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, सब चीज़ समझते चलो, d/dx c हो और बगल में फंक्शन हो, माने एक कांस्टेंट हो और कोई फलन है तो कांस्टेंट बाहर हो जाता है और उस फलन का डिफरेंशियल हो जाता है। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं दिखते जानी। तो यहाँ 2 कांस्टेंट है, बाहर हो गया, x का अवकलन यह भी लिख दीजिए, न जानते हो तो x का अवकलन सदैव कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि यहाँ 1 छिपा है पावर में, तो यही सूत्र लगा दोगे, 1 है तो 1 पहले हो जाएगा, जितना पावर उससे कम, 1 - 1 तो कितना हो जाएगा बोलो, 1, x⁴, किसी भी संख्या में घात 0 होती है, मान 1 होता है, इसलिए x का डिफरेंशियल हमेशा 1 होता है। तो ये x का 1 हो गया तो उसको नहीं लिखा, इस तरह हो गया। अब dx का मैंने इस चीज़ को अब t के फार में कन्वर्ट कर, क्योंकि t माने हैं तो क्या हो जाएगा, dt = 2dx, ऐसा कर दें। अब देखो यहाँ 2 बाहर नहीं दिख रहा है तो 2 को डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा dt/2 = dx। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार के dx के स्थान में dt/2 लिख दोगे। ये पूरा मूलभूत सिद्धांत से मैं समाकलन समझा रहा हूँ। तो अभी इसके बाद इंटीग्रेशन साइन, ये 2x को t माने हो तो t लिख दिया, और जहाँ dx है वो dt/2,
तो dt यहाँ लिख दो, और 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर कर देना चाहिए, ध्यान रखिए इंटीग्रेशन के बाहर 1/2। अब ये sin t हो गया। अब इसको समझिए कि भाई sin t का इंटीग्रेशन, अभी आपको बताया हूँ कि ऐसा कौन सा मान इसके बराबर रख दिया जाए यहाँ पर जिसका डिफरेंशियल करें तो इसके बराबर आ जाए। तो क्या हो सकता है स्टूडेंट, बोलिए क्या वो cos t होगा। ऐसा cos t क्यों लिखा? अच्छा cos t, ध्यान दीजिए cos t का अवकलन करो क्या इसके बराबर आ जाएगा? जो cos का अवकलन ध्यान दो क्या होता है, मैं बताओ c वाले का माइनस होता है जिसमें c शुरुआत होता है, तो माइनस तो यहाँ नहीं है तो आप क्या करोगे, इसी में अपना माइनस लगा लोगे। वो माइनस ऐसे लगा लीजिए आप, ऐसे क्वेश्चन एक बार कर लीजिए थे, ठीक ये हो गया। अब प्लस c आप जोड़ देंगे, वो तो हर बार जोड़ने का तरीका, ठीक है ध्यान दीजिएगा। इतना हो गया। अब t के स्थान में जो मान माने थे वापस कर दो, उसको रख दो, कितना माइनस पहले लिख दीजिए 1/2 कहो, और यहाँ cos t के स्थान में कितना है 2x अब प्लस c। ये इस प्रकार से ये स्टूडेंट इसका समाकलन हो गया, ठीक है, -12 cos 2x प्लस c। ये चीज़ पूरा मूलभूत सिद्धांत से बताया, इसी को डायरेक्ट बाई चेन रूल से आपको सीधे कह देना, एक ही लाइन में आ जाएगा। आपको आगे चल के यही बताना होगा, इतनी विस्तार से नहीं बताना, नहीं कि बहुत समय खा जाएगा, बहुत समय चला जाएगा, और इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी शुरुआती चीज़ जानना है तो इस ढंग से पूरी जान लो ठीक से, ठीक है, समझ में आ गया ठीक से, हाँ ध्यान दीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लिए हैं, मिटा दो। अगला देखिए स्टूडेंट, ये sin 2x का है। इसी प्रकार से स्टूडेंट और भी क्वेश्चन हैं, जैसे अब इस टाइप में sin 2 हो, cos 2 हो, जो भी हो सब कर लोगे। एक और देख लो, cos 3x dx, ठीक है स्टूडेंट। फिर वही बात कहोगे कि ऐसा कौन मान यहाँ, कौन सी वैल्यू यहाँ रख दे जिसका अवकलन करें तो दिए गए फलन के बराबर आ जाए। तो आप सीधे कहना है तो बताइए, अगर sin 3x लिख दूँ, इसका अवकलन करूँ कितना होगा साइन का, बताइए cos 3 होता है ना, ये cos 3 मिल जाएगा। लेकिन 3x में 3 फिर से आ जाता है, वो गुणांक में, ये समाकलन पढ़ रहे हो तो जो डिफरेंशियल में इनटू में आना चाहिए वो इंटीग्रेशन में डिवाइड में हो जाता है। इतने अब और ध्यान दीजिए, जो भी गुणा, जैसे 3x का डिफरेंस कितना होगा 3 होगा, वो आना यहाँ चाहिए अवकलन में, लेकिन समाकलन पढ़ रहे हो तो वो चीज़ क्या कर दोगे, बटों में कर दोगे, तो ये हो जाए बटे डिवाइड 3, ठीक है स्टूडेंट। अब प्लस c हर बार जोड़ देंगे, यही हो गया। अब बाई पुट रूल से कहना है तो पुट रूल से भी कह लो, एक और पुट रूल बता देता हूँ, पुट, ये डायरेक्ट आंसर हो गया ये, लेकिन और समझ लो, ये इतने को मान लो, लेट t इज इक्वल टू 3x, इसका डिफरेंशियल करो dt बाई dx, कितना होगा 3x का 1 हो जाएगा, तो क्या करोगे dt/3 इज इक्वल टू dx। ये dx में रखने के लिए इस प्रकार बना लेते हैं। अब यहाँ रख दीजिए, काश इसको t माने हो तो t लिख दिया, और dx के सामने dt/3 तो dt/3 यहाँ कर दोगे, ठीक है। तो कितना होगा, समझो काश t का इंटीग्रेशन करना है तो बोलो काश t क्या होगा sin t, और 1/3 अपन बाहर लिखा रहेगा, ये होगा sin t अब प्लस c कांस्टेंट हर बार जोड़ देते हैं। क्यों, इसका डिफरेंशियल करोगे तो मिल जाएगा, sin t का अवकलन क्या होता है cos t होता है। अब ये देखो, समझ लो ये 1/3 जो आ गए यहाँ पर, यही समझो तुम लोग कि जो गुणांक में रहेगा वो समाकलन में बटे में पहुँच जाएगा, ये ध्यान देना है आप लोगों को। ये हो गया 1/3, और टी के स्थान में मान वाला जरूर रख दीजिएगा, नहीं कि टी में यही उत्तर कह दो, उत्तर x में होना चाहिए क्योंकि x का फलन है। तो कितना हो जाएगा sin 3x प्लस c, ये स्टूडेंट इसका आंसर हो गया। अब समझ में आ गया। अब बाई चेन रूल में देखो एक ही बार में निकल आया, तो अब बाई चेन रूल दिमाग में दौड़ाइए, यही आपको समझिए, अभ्यास करिए इसका कि एक बार में आप लोग समझ जाइए सारी बात समाकलन की, ठीक। मिटा दो इसको स्टूडेंट, आगे बताऊँ अब। अब इसी प्रकार से है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का e⁻²x, ठीक, 2x हो या 3x हो, कुछ भी हो, चलिए यहाँ 3 है, 3 देता हूँ, 3 हो 2 कुछ भी हो, इसका करना है। तो स्टूडेंट आपको बताया हूँ कि e⁻x का अवकलन वही हुआ करता है, लेकिन जो पावर रहेगा उसका तो फिर से करना पड़ेगा, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, बाई चेन रूल, चेन माने सीधे डायरेक्ट विधि, तो e⁻3x हो जाएगा, 80 हर बार जोड़ दे, जानते हो। और 3x का पुनः करोगे, जो भी x के अलावा रहेगा उसका फिर से अगेन, इसका करो, कितना होगा डिफरेंशिएशन करोगे तो 3 कांस्टेंट बाहर और x का 1, 3 आना चाहिए डिफरेंशियल में, लेकिन समाकलन है हो रहा है तो जो इनटू में होना चाहिए वो डिवाइड में हो जाएगा, बस आंसर हो गया। इतने आप समझ लीजिए बस। आगे देखिए, इंटीग्रेशन ax + b का होल स्क्वायर dx, ठीक, इस प्रकार से है।
इसको समझिए, इसको आप क्या मानेंगे, टी मान के चलेंगे और डायरेक्ट कहना डायरेक्ट बता दीजिए, लेकिन एक बार इसमें टी मान के करता हूँ। लेट टी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो देयरफॉर डी टी बाई डी एक्स कितना होगा, ए कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, ध्यान दीजिए ए बी कांस्टेंट मानते हैं, और एक्स का 1 हो जाएगा, बी का 0 हो जाएगा, उसको मत लिखिए, इतना हो गया। फिर देयरफॉर डी टी बाई ए इज इक्वल टू डी एक्स, ठीक है, ए को नीचे ला लिया, डी से यहाँ कर दिया, अब यहाँ रख देंगे, रखिए इंटीग्रेशन, इसको टी मान लिए हो तो टी का स्क्वायर डी एक्स के स्थान में डी टी बाई ए डी टी, अब बाई ए बाहर कर देना, ये तो ये 1/a ये हुआ, टी स्क्वायर का बोलो ये सूत्र लिखा हुआ है, एक्स टू पावर n का। अच्छा, समाकलन में एक सूत्र ये भी बता दूं, ये तो अवकलन का था, एक स्टूडेंट समाकलन का सूत्र ध्यान दीजिए और बताना था, इंटीग्रेशन एक्स टू पावर n dx हो तो जितना पावर है उससे एक ज़्यादा बढ़ा करके, यानी n+1 और उतने से भाग हो जाया करता है, प्लस c कांस्टेंट जुड़ जाता है, इसको आप ध्यान दीजिए, ठीक है, एक्स टू पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 ऐसा है, ठीक है, बना लीजिएगा, हाँ n+1, ठीक, जितना पावर एक जोड़ दें उतने पूरे से भाग कर दो, ये इंटीग्रेशन हो गया। जबकि अवकलन में वो पहले होता है, जितना पावर उससे कम हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, तो टी स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलिए, t3 2 है एक जोड़ देंगे, उतने से भाग कर देंगे, अब प्लस सी हर बार जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, तो ठीक से बना के लिख देना चाहिए। तो टी क्या माने हो, ए एक्स प्लस बी, तो लिखोगे ए एक्स प्लस बी पावर 3 डिवाइड बाई 3a, ये अब प्लस सी, ये स्टूडेंट इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया ठीक से, इसको ध्यान से आप लोग समझ लें, बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा है। ये समाकलन जैसे जानते हो हर जगह इस्तेमाल है इसका, फिजिक्स में भी बड़े बड़े सूत्रों का डेरिवेशन करने में इसी इंटीग्रेशन के सहारे से हल किया जाता है, जिससे सरल ढंग से सरल हो जाता है, बहुत ही सरल ढंग से हो जाता है। तो ये समाकलन हर जगह आपको इंजीनियरिंग लाइन में जहाँ जाना हर जगह इसको आवश्यकता पड़ेगी अवकलन समाकलन की, इसलिए इसको ठीक से समझिए, पूरा इस कैलकुलस की ये जान है, ये है ना, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इसी के द्वारा पूरी गणित स्थापित हुई है। तो देखिए भाई, तो इस प्रकार से ये हो गया, इस प्रकार मैं पुट करके बता दिया हूँ। अब इसको मैं डाल रहा हूँ स्टूडेंट, इसको मैं बाई चेन रूल से बता दूँ डायरेक्ट। अब डायरेक्ट देखिए स्टूडेंट, जैसे इसका करना था, यहाँ देखिए इसका, तो बोलिए क्या करेंगे। अब इसको मन में मान लीजिए टी है, ये टी स्क्वायर है, तो कितना होगा, ए एक्स प्लस बी, जितना होता है जानते ज़्यादा होता है और उतने से भाग होता है। ये देखो यहाँ भी बता दिया हूँ, ये सूत्र है इंटीग्रेशन का, एक्स टू पावर n+1 बाई n+1, तो 2 था तो 1 बढ़ा दिया, बढ़ 3 कर दिया, प्लस सी और जोड़ भी दीजिए। एक काम और सोचिए, क्या जो फंक्शन है उसका डिफरेंशियल करें तो उसमें कांस्टेंट कुछ और मिल रहा है, एक्स के साथ देखो ए है, इसका अवकलन करोगे तो ए आगे यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, अवकलन होता तो ये तो समाकलन पढ़ रहे हो, तो वो चीज़ मैं बता चुका हूँ, जो इनटू में होना चाहिए वो समाकलन में डिवाइड में पहुँच जाता है। बस ये देखो, ये चीज़ यहाँ था, वही चीज़ यहाँ हो गई। तो आप इस ढंग से अभ्यास करिए कि ऐसे कैसे हो, इस प्रकार से नहीं करना है आपको, ठीक है। इसको देखिए, अगला क्वेश्चन है, इसको मिला रहा हूँ, ठीक। इसी प्रकार स्टूडेंट इंटीग्रेशन sin 2x माइनस 4 इंटू ई टू पावर 3x, ठीक है, इस प्रकार से है। अब स्टूडेंट इसको समझिए, जैसे ये समाकलन 2 फलनों का हो रहा, बीच में प्लस माइनस है, तो 2 टर्म हो गया, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो आप डिफरेंशियल में कक्षा 11 ही पढ़े हो कि कई फंक्शन है, अगर यहाँ लिखे देता हूँ, जैसे डी बाई डी एक्स f1x प्लस माइनस f2x है अगर इस प्रकार, तो ये डिफरेंशियल दोनों में लग जाता है, यानी डी बाई डी एक्स f1x प्लस माइनस डी बाई डी एक्स f2, और हो तो और आगे बढ़ सकता था, ये अवकलन दोनों में लग जाएगा, प्लस हो चाहे माइनस हो, 3 होता तो तीनों में लग जाता। इसी प्रकार समाकलन में भी 2 पद हों या 3 पद हों, ये समाकलन सभी में लग जाएगा। और कांस्टेंट अगर है तो बाहर कर देते हैं, इसको अलग अलग करिए तो हो जाएगा साइन इंटीग्रेशन साइन 2x, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दीजिए और ds लिखते जाइएगा, मैं डी मान लो ना भी लिखूँ तो तुम लोग डी जरूर लिख देना, माइनस 4 इंटीग्रेशन ई टू पावर 3x और डी। अब 2 टर्म हो गया, इसका समाकलन करना है, तो साइन 2 का बोलिए, अभी मैं बताया हूँ क्या हो जाएगा, cos 2x डिवाइड बाई 2। अभी समझ गया हो गया 2 क्यों भागे डिवाइड में चला गया, अब आप समझिए माइनस क्यों लग गया,
ये सारी बात समझ में आ गई। 4 से कोई लेने देने नहीं, 4 तो कांस्टेंट है। इसका बोलिए ई टू पावर का वही हुआ करता है, लेकिन जो गुणांक में एक्स के अलावा और हो, जिसका डिफरेंशियल आता हो, वो डिवाइड इंटीग्रेशन में डिवाइड में पहुंच जाएगा। 3 और आएगा, वो 3 नीचे चले जाएगा। अब प्लस सी आप जोड़ दीजिए, ये आपका समाकलन हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ऐसा समझिए आप ठीक से। चलिए आगे देखिए, अब इसको उतार लीजिए ठीक से। आप लोग समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। कैसे माइनस हुआ, ये 2 बटे में क्यों पहुंच गया, इंटीग्रेशन होने के नाते। ये डिफरेंशियल होता तो बटे इंटू में जाता, तो वो इंटीग्रेशन डिवाइड हो जाता है। ये ई टू पावर 3 का वही होता है, लेकिन 3 और आएगा तो इंटीग्रेशन होने के नाते वो डिवाइड में पहुंच जाएगा। इतना समझे रहिए। क्यों? क्योंकि अवकलन समाकलन जो होता है अवकलन का ठीक उल्टा होता है, अपोजिट। तो गिनती भी नीचे चली जाएगी, ऊपर से नीचे हो जाएगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, हाँ अब आगे देखिए। इसी प्रकार स्टूडेंट बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, और आप छोटे छोटे क्वेश्चन आप अपने से भी करते रहिए। बहुत छोटी सी बातें हैं। जैसे एक और है, देखिए एक्स स्क्वायर कोष्टक में 1 - 1 बाई एक्स स्क्वायर है, ऐसा है। तो पहले से खोल के अलग अलग कर लीजिए। सरलीकृत फंक्शन को सरलीकृत अवश्य करेंगे। यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ जब आएगा तो ये ऊपर है, नीचे कट जाएगा, 1 हो जाएगा dx। ठीक है, इस प्रकार कर लीजिए। अब ये इंटीग्रेशन दोनों में अलग अलग कर लीजिए। ठीक है, दोनों में आप अलग कर लीजिए। एक्स स्क्वायर dx -1, 1 लिखिए चाहे ना लिखिए। अब यहाँ कुछ नहीं समझिए, 1 माना जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा। ऐसा कर दिया हमने, अब ये अलग अलग कर दिया। ठीक, आओ ये हो गया। इसका बोलिए, जितना पावर है एक ज़्यादा होता है उतने से डिवाइड होता है, पढ़े हो। 1 का बोलिए, 1 का क्या होगा इंटीग्रेशन। ऐसा कौन सा फंक्शन जिसका अवकलन करें तो 1 के बराबर आ जाए, ये समझना है आपको। मैं पहले परिभाषा बता चुका हूँ समाकलन की। तो ऐसा कौन सा हो सकता है, बोलिए यक्स, क्योंकि इसका डिफरेंशियल करिए 1 ही तो आएगा, ये 1 मिल जाएगा। प्लस सी हर बार जोड़ देते हो, बस आंसर हो गया। इसको ब्रैकेट में इस बार बंद कर दिया करो। ऐसे आप लिखेंगे, इससे परीक्षा में प्रभाव अच्छा पड़ता है, एग्जामिनर खुश होकर अच्छा नंबर देता है, उसको साफ साफ दिखता भी है और अच्छा भी लगता है। इसको ध्यान रखिएगा, ऐसे करेंगे तो आप अच्छे अंकों से पास होंगे बढ़िया से। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, इसको तान लीजिए, इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, अगला है, इसी पर स्टूडेंट जितने छोटे छोटे आप लोग कर लेंगे, √x - 1 बाई √x का होल स्क्वायर है, इसको कर लेंगे। अब इसको a - b पहले खोल दीजिए, कि पहले फलन को सरलीकृत स्क्वायर लगा, a स्क्वायर यानी x हो जाएगा, √x से कट जाता जानते हो, प्लस b स्क्वायर 1/x हो जाएगा, -2ab, 2a में ये है, b में नीचे हो जाएगा, कट जाएगा dx। इतना हुआ। ठीक है स्टूडेंट, अब इनको सबको अलग अलग इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx -2 कांस्टेंट बाहर करिए, तो कुछ ना बचे तो क्या लिखेंगे, 1। ध्यान दीजिएगा, इसका इंटीग्रेशन बोलिए एक्स स्क्वायर बाई 2। जब बताया ना कि कुछ ना हो तो 1 मानते हैं, तो इंटीग्रेशन क्या सूत्र होता है, इंटीग्रेशन एक्स टू पावर n के जान चुके हो ना, जितना हो उससे एक ज़्यादा और उतने से भाग। ठीक, n+1, ये एक्स है, ये ध्यान दीजिएगा। ये तो 2 है, 1 था तो 1 जोड़ दिया, उतने से भाग, प्लस इसका बोलिए। अब इसको समझिए स्टूडेंट, इसको आप कैसे करेंगे, इसमें ध्यान दीजिएगा। इसमें वो सोचिएगा कि उसमें ऊपर ले जाओ तो इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर अगर समाकलन कर लेगे, थोड़ी देर कोई लड़का सोचे कि इंटीग्रेशन 1/x का सर बता रहे हैं, तो इसको हम ऊपर ले जाएं तो x/-1 हो जाएगा। अब फिर एक जोड़ने वाला काम कर दें, तो देखो क्या मिलेगा, जब जोड़ोगे तुम तो -1 + 1 और उतने से भाग -1 + 1, तो कितना हो जाएगा बोलिए, कि x पावर 0 डिवाइड बाई 0, नीचे 0 होगा तो पूरा मान क्या हो जाएगा, 1/0, अर्थात इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि रंग हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए, कभी इस प्रकार है तो ऐसा नहीं कर सकते। जबकि अगर स्क्वायर होता तब कर देते, तब उस पर चला जाता, क्योंकि इन्फिनिटी तब नहीं होने पाएगा। लेकिन अगर 1/x है स्टूडेंट, तो उसका फार्मूला होता है। ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशियल करे 1/x आ जाए, ऐसा जानते हो, बोलो क्या होता है, log x। क्या होता है, log x। बेस कुछ नहीं हो तो ई मानते हैं यहाँ पर। ठीक है, और -2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, 1 का बोलिए x, ठीक, प्लस c। इस प्रकार से ये इसका समाकलन हो गया। ठीक है, समझ में आई बात ये। अब ध्यान दीजिए, ठीक से उतारिए वीडियो को और फेयर बना लीजिए, सारी बातें उतारिए। सारी बात उतार लेंगे, समझेंगे तो सारी चीज़ समाकलन आ जाएगा। मैं शुरू से अंत तक पूरी चीज़ पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ध्यान दीजिए, ये मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ। ठीक, हाँ, स्कूल खुलने की आशा नहीं है, साल भर बंद रहेगा। इस प्रकार से क्या खुलेगा, आप लोग यही पढ़िए, यही असली पढ़ाई है अब के समय में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो ये मिटा दूँ, इसको मिटा दूँ, अगले देखिए। इससे स्टूडेंट
एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन डी एक्स। तो इंटीग्रेशन करने से पहले फलन को अधिक से अधिक सरल कर लें, सुपयुक्त मान उपयुक्त तरीके से बना ले उसको सरलीकृत। अब यहाँ देख कैसे करेंगे, डिवाइड है, अभी ये डिवाइड ना होता तो इंटीग्रेशन में लगाते चले जाते, कर लेते। सबसे पहले डिवाइड को हटाना है, सरलीकृत करना है, तो इसका फैक्टर बनाना है। अब स्टूडेंट फैक्टर आप सोचिए कैसे बन सकता है, इन दोनों में देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, माने ऐसा फैक्टर जिससे एक्स माइनस वन मिल जाए, है ना, ऊपर से, तब तो कट पाएगा। तो एक्स स्क्वायर निकल आएगा तो एक्स माइनस वन होगा, यहाँ से कॉमन, यहाँ तो कुछ नहीं कॉमन है, तो वन तो हर जगह कॉमन होता है, वन कॉमन ले लीजिए, इस प्रकार से हो जाएगा डिवाइड बाई एक्स माइनस वन। अभी दोनों से कॉमन दिख रहा है, तो एक्स माइनस वन कॉमन, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन और डिवाइड बाई एक्स माइनस वन डी एक्स, करते जाइएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। अब कर लोगे ना इसका, अब इसका दोनों अलग अलग कर लेना, छोटी बातें अब कर भी लीजिए, इतना अभ्यास करा दी तब तो स्टूडेंट पूरा होगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 अब प्लस वन का एक्स होगा प्लस सी, ठीक, ये समझो। आगे समझ में के पूरे वीडियो को ठीक से देखिए, सारी बात समझ में आप लोगों की आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। स्टूडेंट इस प्रकार से मैं फैक्टर बनाया, काट दिया, अलग अलग कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, इसको मिटा दूँ, आगे अब देखिए। देखिए स्टूडेंट आगे, इंटीग्रेशन सेक एक्स फिर सेक एक्स प्लस tan एक्स डी एक्स, ये है इसका मतलब। इसको देखिए स्टूडेंट, आप ये देखो इनटू में है, सबसे पहले खोल दीजिए, सरलीकृत हो जाए, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब इसको यहाँ जब गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, सेक एक्स इंटू tan एक्स, ये प्लस है, ध्यान दीजिएगा, डी एक्स अपना लगा दीजिए। अब देखो स्टूडेंट दो टर्म हो गए, तो ये इंटीग्रेशन यहाँ भी कर दीजिए, मैं अलग अलग कर दिया के बारे में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब सोचिए ऐसा कोई फंक्शन है, अब मूलभूत परिभाषा में आ जाओ समाकलन की, ऐसा कौन सा फंक्शन जिसका डिफरेंशियल करें इसके बराबर आ जाए, क्या होता है tan एक्स, अभी मैं बताया भी हूँ, तो क्या इसके स्थान लिख देंगे, सीधे आप tan एक्स लिख देंगे, इसका डिफरेंशियल करें तो सेक स्क्वायर दिए गए फलन के बराबर आ जाता है, इसलिए ऐसा लिख दिया। फिर प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। फिर यहाँ देखिए सेक एक्स इंटू tan एक्स है, तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका अवकलन करें तो सेक tan आ जाए, तो ऐसा कौन सा, बोलिए, सेक एक्स है, क्या है वो, सेक एक्स, इसका अवकलन किया जाए तो इसके बराबर आ जाता है। अब प्लस सी हर बार जोड़ देते, ये आंसर हो गया, ठीक है। उसको समझ लीजिए, ठीक से उतार लीजिए, और डिफरेंशियल के सारे फार्मूला फेयर में लिख लीजिए, एक एक फार्मूला समझ लीजिए, जहाँ कोई प्रॉब्लम हो हमसे ज़रूर पूछिए, ठीक। अगला कर रहा हूँ, अगला देखिए इसी प्रकार से है, कर लेंगे सेक स्क्वायर बटे कॉस, वो भी कर लोगे, है ना, ऊपर नीचे ला करके। चलो एक और देख ले, तो सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई है कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका कैसे करेंगे। जैसे मैंने कहा कि पहले फलन को सरलीकृत जितना सरल हो सके करेंगे, तो समझिए नीचे भी है, नीचे नहीं होता तो इसको सीधे tan लिख देता है, नीचे भी है, तो सेक किसका उल्टा होता है मालूम ना आप लोगों को, कास का, तो कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन स्क्वायर का, तो साइन का एक बटा साइन, साइन ऊपर पहुँच जाएगा, तो सीधे लिख देता हूँ, ये साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाए, बोलिए। अब साइन बटे कास से क्या होगा, बोलिए tan होता है ना, तो tan स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको समझिए, ये हो गया। अब स्टूडेंट क्या कोई ऐसा फंक्शन है जिसका अवकलन किया जाए डायरेक्ट tan स्क्वायर आ जाए, ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, जबकि सेक स्क्वायर में है, इसलिए इसको हम सेक में बनाएंगे। अब आप ट्रिग्नोमेट्रिकल की आइडेंटिटी आप जानते हैं, क्या आइडेंटिटी है बताइए, सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल, एक्स है या थीटा कुछ भी कह सकते हो, इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो हमको tan निकालना, एक इधर आ जाए, यानी कहने का मतलब सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स होता है, ये आइडेंटिटी है, ये इसके स्थान पे tan के स्थान पे, tan स्क्वायर के स्थान में लिखूंगा, तो बोलिए क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन और डी एक्स, ये सब समझिए, थोड़ी थोड़ी बातें, है ना। अब इसको अलग अलग कर लेंगे, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख दीजिए, माइनस वन से कोई मतलब नहीं, डी एक्स केवल लिख दीजिए, वन छिपा रहता समझ लीजिए, तो बोलिए ऐसा, अब मिल गया। ऐसा कौन सा फंक्शन जिसका अवकलन किया जाए सेक स्क्वायर आ जाए, बताइए स्टूडेंट, इतना तो आप बता सकते हैं ना, कौन सा हो सकता है, tan एक्स, ठीक है ना। हाँ ध्यान दीजिएगा, पूरा याद रखिए, नेक्स्ट वीडियो में पूछूं तो सब आप लोग बता दीजिएगा, tan का क्या होगा, सेक स्क्वायर लिख दिया, अब वन का बोलिए x होता है, x लिख दिया प्लस ये आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। अगला देखिए, अब इसको मिटा दूँ,
आप लोग इसको उतार लीजिए। नेक्स्ट आगे चलता हूँ। 3 मिनट हुआ। ये चैप्टर को आज कंप्लीट किए दे रहा हूँ। नेक्स्ट आपको दूसरा चैप्टर चलूँगा, एनसीईआरटी बुक से है ये। आप चाहे जौन सी बुक हो सभी में मिलेंगे, सूत्र फार्मूला तो सब में मिलता है, वही चीज़ रहता है। एक्सरसाइज देख लीजिए, एक्सरसाइज 7.1 से शुरू है ये, ठीक है। इस समाकलन में आप पूरी चीज़ फेयर बना के उतारिए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ इफ़, इस साइड 22 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। इफ़ डी बाई डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3/x⁴ एंड f2 इक्वल 0, ऐसा लिखा है। देन फाइंड आउट, प्राप्त करना है फंक्शन f(x) प्राप्त करना है। ये स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन दिए जाते हैं जो अच्छा हो, थोड़ा डिफिकल्ट भी हो, है ना, तो उस पर ध्यान दीजिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए डिफरेंशियल फंक्शन है, डिफरेंशियल उसको लगा दिया गया है, इतना मान दिया है। और f2 का मतलब जहाँ x है वहाँ 2 रख दीजिए फंक्शन में, तो उसका मान 0 हो जाता है, वो दे रहा है। तो आपसे वही फंक्शन पूछे कि फंक्शन क्या होगा, वो फलन क्या होगा, ये पूछ रहा है। देखिए समझिए ठीक से। अब जो ऐसे क्वेश्चन में फंक्शन निकालना है, बगल में डिफरेंशियल भी लिखा है। अच्छा, डिफरेंशियल एक प्रतीक और जानते हो ना, ऊपर डैश लगा रहता है, ये भी डिफरेंशियल निशानी है। 2 बार लगा दें, मैंने 2 बार सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल हो जाएगा, वो पढ़ोगे आगे चल के। अभी ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ ds लिखो, कोई बात नहीं, d/ds लिख दिया है। तो स्टूडेंट इसका डिफरेंशियल कैसे हटे, फंक्शन अकेले कैसे आवे, ध्यान देना है आपको। आप जानते हो कि समाकलन जो होता है अवकलन का उल्टा होता है, तो उल्टा डिफरेंशियल लगा है, अगर यहाँ बगल में समाकलन लगा दे तो समाकलन ये डिफरेंशियल आपस में उल्टा होने के कारण से कट जाएंगे, तो ये सीधे फंक्शन अकेले बच जाएगा। इसलिए इस फंक्शन क्या कर दे, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, तभी जाके फंक्शन f(x) प्राप्त हो पाएगा, क्योंकि बगल में अवकलन लगा हुआ है। अवकलन समाकलन उल्टा होता है, तो समाकलन बोथ साइड्स क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन, ये लगा दिया d/dx f(x). एक बार इत्मीनान से मैं लिख रहा हूँ, 4x³ माइनस 3/x⁴ इंटीग्रेशन, ठीक है, दोनों पक्ष लगा दिया इंटीग्रेशन। और जैसा जानते हो कि हर बार कांस्टेंट सी लगाना पड़ता है, ठीक है, ये जान गए। अब इसमें बताइए, ये समाकलन है, ये अवकलन, बोलो कट जाएगा नहीं कट जाएगा, बताइए आप लोग। क्यों कट जाएगा, दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं, प्रति अवकलज होते हैं, मैं शुरू में समझा चुका हूँ। तो यहाँ क्या बचेगा, लेफ्ट में केवल फंक्शन f(x) बचेगा। अब राइट में आ जाइए, राइट बताएं, जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर कर देते हैं ना, ये 4 कांस्टेंट बाहर हो गया, तो कितना बचा, x³ माइनस, यहाँ देखो 3 कांस्टेंट है, इसको ds लिखते जाइए। चलिए ds लिख देता हूँ, ये प्रतीक है उसका इंटीग्रेशन का, मैंने x के सापेक्ष में करने का, माइनस 3, ये कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, तो 1 है। अच्छा स्टूडेंट, जब नीचे है तो इसको तो ऊपर ले जाना ही पड़ेगा, तभी तो समाकलन होगा, तो मैं एक ही बार में ऊपर कर देता हूँ। ध्यान दीजिए, जब कभी नीचे रहे कोई चीज़ तो उसको ऊपर ले जाते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ +4 है तो ऊपर -4 हो जाएगा, और ds लिख देंगे। अब +c तो हर बार जोड़ते हैं, लिख देंगे। अब समझिए इसको, अब इसको आप करेंगे, इसका समाकलन करेंगे, बोलिए क्या होगा, जितना पावर है उससे एक ज़्यादा बढ़ा के होता है, अवतरण से डिवाइड होता है, फिर -3 है, जितना पावर है उससे एक ज़्यादा, तो -4, अब प्लस एक ज़्यादा कर रहे हो तो -3 हो जाएगा, है ना। अब -4 + 1 अब +c, ठीक। अब कितना हो, 4 से 4 कट जाएगा, ये कितना होगा बोलिए, x⁴ माइनस, इसमें से कितना स्टूडेंट मिलेगा, एक बार लिख दूँ और 3, ये x⁴ कितना होगा, -3 हो जाएगा ना, डिवाइड बाई -3 हो जाएगा, अब +3c है, तो ये 3 से 3 कैंसिल, माइनस है, माइनस प्लस बन जाएगा, तो कितना होगा, x⁴ और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये ऋण है, अब चाहे इसको नीचे ला लीजिए क्योंकि इंटीग्रेशन हो चुका, 1/x⁴ अब +c, ठीक है स्टूडेंट, ये फंक्शन f(x) प्राप्त हो गया। अब लेकिन एक चीज़ है, c लिखा हुआ है, c कांस्टेंट भी होना चाहिए ना, उसका भी तो मान ज्ञात होना चाहिए, इसीलिए तो f2 दिया है 0। नहीं, इसका क्या हो सकता है, अगर यही उत्तर कह दें तो इसकी आवश्यकता तो नहीं पड़ी, अभी सीधे मैंने समाकलन कर कितना निकाल दिया, तो क्या यही उत्तर होगा, क्या ये उत्तर नहीं होगा। अभी आप इसका भी उपयोग करिए, इसका उपयोग करने के लिए दिया गया है कि c का मान निकले, इसीलिए इसका दिया गया है मान। ये तो क्या करेंगे, ये ध्यान दीजिए, जहाँ x है वहाँ 2 रख देंगे फंक्शन में, तो ये फंक्शन निकाल लिए हो, इस फंक्शन में कह रहा है जहाँ x है वहाँ 2 रखिए,
ठीक है स्टूडेंट, चलो इसको पर उतार लीजिए, आप लोग ठीक से समझ लीजिए। तो सारी बात यहाँ तक समझ में आ गई, फिर मैं आगे बताऊँ। इस समाकलन किया तो कट गया, इन समाकलन करते गए यहाँ तक आ गया, ठीक, इसको मिटा रहा हूँ, ठीक। ठीक है स्टूडेंट, चलिए यहाँ तक मिटा दिया, इसको समझिए, ये हो गया। अब इसी में x बराबर 2 रखने पर पुट फंक्शन में तो क्या हो जाएगा, f2 हो जाएगा ये। तो यहाँ कितना हो, जहाँ x बराबर 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा, बोले 2⁴ प्लस 1/2⁸ है ना, ये हो जाएगा अब प्लस c। तो 2 घात 4 से कितना मिलता, 16 मिलता है ना, और 2 घाते बेटा ध्यान दीजिएगा 3 है ये, है ना, क्योंकि x में 2 रखोगे पावर 3, ये कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा प्लस c। अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। f2 की मान भी बताइए, f2 का मान कितना लिया, 0, यहाँ 0 भर दीजिए, इसीलिए वो दिया रहता है। ऐसे सवाल बहुत परीक्षा में आते हैं, ध्यान दीजिएगा, कंपटीशन में भी आते हैं इस प्रकार क्वेश्चन। अब ये एलसीएम ले लीजिए, 8 लघुत्तम हो जाएगा, 1 8 8, 16 8 कितना होता है, 16 का 96, 16 7 के 16 8 128, ध्यान दीजिएगा 128, और 8 से 8 काट के कितना 1 हो जाएगा, अब प्लस सी। तो 128 प्लस 1 मैंने 129/8 प्लस सी, इधर 0 हो गया, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब यही देखो सी का मान निकाला जाए, इसमें रख देंगे, यही आंसर हो जाएगा। बोले इसको देन प्लस सी क्या होगा, चलो यहाँ मिटा के लिखूंगा फिर से साफ साफ, ये हो गया। देयरफॉर सी इधर, इसको इधर ला लीजिए, तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, सी बराबर -129/8, ये सी की मान प्राप्त हो गया। इसी अब फंक्शन में रख दीजिए, क्योंकि एफ एक्स पूछा गया था, इसको मिटा दूंगा ऊपर वाला, ध्यान दीजिए। हाँ, इसके इसलिए क्या होगा, इसलिए फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, बोले कितना था, x⁴ था ना, x⁴ माइनस और कितना था, 1/x⁴ था, ये हुआ था, ठीक है, ये हो गया। और माइनस में प्लस हो गया था क्या, ठीक है, तो प्लस और प्लस लिख दीजिएगा। अब प्लस सी में कितना आ गया, माइनस, तो यहाँ माइनस कर दीजिए, माइनस कितना 129/8, चिन्ह उन्हें अपना देख लीजिएगा। जो फंक्शन आया है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन किए थे ना, ये आया था, ऊपर गया था, माइनस में प्लस बन गया था, तो ये आप जोड़ रहे हैं, 80 की वैल्यू रख दिया, तो ये स्टूडेंट आंसर हो गया फंक्शन एफ एक्स का मान। जो आपसे पूछा गया कि फंक्शन एफ एक्स कितना होगा, ये स्टूडेंट आंसर होगा। तो इस प्रकार से देखिए कांस्टेंट है ना, तो इसी कांस्टेंट पर डिपेंड करेगा, इसका बदल जाएगा तो फंक्शन बदल जाएगा। इस प्रकार से ये समाकलन है, ये पहली एक्सरसाइज है 7.1। ये पूरी प्रश्नावली में समझा दिया, इस प्रश्नावली को ठीक से समझा दिया हूँ, बिल्कुल इजी तरीके से मैं समझाया हूँ। कहाँ कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स से अवश्य पूछें, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट आपको अगले वीडियो में इसी उमंग और उत्साह के साथ मैं आप लोग पढ़ाऊँगा। डेली इंटीग्रेशन शुरू किया हूँ, इसके पहले की वीडियो में डिफरेंशिएशन और भी मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, सारी चीज़ें बहुत पढ़ा चुके हैं। नॉर्मल, टेंजेंट नॉर्मल, मैक्सिमा मिनिमा, बहुत और ट्रिग्नोमेट्री पर पढ़ाया हुआ हूँ, सारी चीज़ पढ़ाया हुआ। आप देखेंगे तो कम से कम 100-150 लगभग 120-125 वीडियो तक बन चुके हैं। सब जो आपके काम की है उनका जरूर देखें, ठीक है ना। और वीडियो को अच्छे समझें, लास्ट तक देखें, अपने इष्ट मित्रों को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करने की बताएं। अगर ये जो ना किए हों अवश्य कर लें, जिससे आपको तरह तरह की नोटिफिकेशन स्वयं आती रहें, आपको खोजना ना पड़े। थैंक यू। नेक्स्ट आपको अगले वीडियो में बताएंगे।